सो नाउ व्हाट अब हम शुरू करेंगे इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो इससे पहले जो हमने देखा था वो था वैल्यू एडेड मेथड। नाउ हम इनकम मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। सो इन दिस मेथड व्हाट हैपन इज़ आपको तीन चीज़ें देखनी है। मतलब आपने ये पता करना है कि पूरे कंट्री में कितनी इनकम जनरेट हुई और उस इनकम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी गिवन है। आपने तीन कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस एंड देन देयर इज़ मिक्स इनकम। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आपके पास आएगी उसको बोला जाएगा NDPFC। उसको क्या बोलते हैं? NDPFC। मतलब जब आप ये तीन चीज़ें ऐडअप कर दोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम, इन तीनों चीज़ों को ऐडअप करने के बाद जो आपके पास आएगा उसको बोलते हैं, उसको एग्रीगेट को बोलते हैं NDPFC। इसको डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोला जाता है। इसके बाद अगर आपको नेशनल इनकम पूछी हो तो आप इसको इजीली नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम ये तीनों कंपोनेंट्स देखते हैं क्या होते हैं। सो आपके पास सबसे पहले होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मीनिंग होता है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है फॉर देयर सर्विस। अब क्या दे सकता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को? वेजेस एंड सैलरीज आएंगे इसमें। अगर आपको क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज गिवन है आपने वो ले लेनी है। आप उसने अगर अपने एम्प्लॉयज़ को कोई पेमेंट की है इन काइंड, काइंड का मतलब होता है जैसे उसने पैसे नहीं दिए उसके बदले में कोई चीज़ दे दी, लाइक अगर उसने लैपटॉप दे दिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। वो भी आपको ऐडअप करनी है क्योंकि वो भी एक तरह से उसकी इनकम ही बन रही है। या फिर कोई एम्प्लॉयर ऐसा है जिसने अपने एम्प्लॉय को कहीं पे मतलब उसने फ्लैट लेके दिया है और उससे रेंट नहीं ले रहा, तो वो भी तो एक तरह से पेमेंट इन काइंड ही होगी, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट ही होगी, वो भी आपने यहाँ पे लेना है। उसको बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। जब आपको कोई जगह दे रहा हो, आप कंपनी के फ्लैट में रह रहे हो पर आपको रेंट नहीं भरना पड़ रहा, तो भी वो एक तरह से पेमेंट इन काइंड हो जाता है और वो भी आपको एडअप करना पड़ता है। और क्या चीज़ आती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि एक टाइम के बाद वो रिटायर हो जाएंगे और उस रिटायरमेंट के बाद उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। सो उनकी सिक्योरिटी के लिए हर महीने कोई जो एम्प्लॉयर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 500 रुपये, 600 रुपये। तो उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया फॉर योर सिक्योरिटी वो भी आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऐडअप कर देना है। देन एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की तरफ से जो पेंशन मिलती है जब वो रिटायर हो रहा हो तो भी वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट बन जाती है। सो अगर आप इनकम मेथड लगा रहे हो, इनकम मेथड में आपने करना क्या है? आपने सारी इनकम देखनी है कि किसको कितनी इनकम हो सकती है, पूरी कंट्री में कितनी इनकम जनरेट हुई है। उसमें पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की इनकम देखते हैं, तो ये चार चीज़ों का ध्यान रख के आप एम्प्लॉयज़ की इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका मतलब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो इनकम आपको प्रॉपर्टी से हो, मतलब उसका रेंट आ रहा हो या रॉयल्टी आ रही हो, दोनों ही लेने होते हैं। कोई इनकम अगर आपको प्रॉपर्टी से हो रही है वो ले लो, या अगर आपने अपना कोई बिजनेस किया है तो आपको बिजनेस से भी प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। या आपने क्या कर रहे हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, आपका बिजनेस है तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट आ सकता है। सो इस तरह की इनकम को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है रेंट या रॉयल्टी। अगर रेंट और रॉयल्टी दोनों गिवन है तो दोनों ही आपको क्वेश्चन में ऐड करने हैं। उसमें ऐड करोगे आप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब जो पैसा लगाते हैं, अगर हम अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे इंटरेस्ट आएगा वो। और अगर आपका कोई बिजनेस है और उसमें प्रॉफिट हुआ तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सो ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली ना गिवन हो, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन में तीन चीज़ें गिवन होगी। एक होगा डिविडेंड, फिर आएगा कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों चीज़ों को जोड़कर भी आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके पीछे का एक लॉजिक है, वो समझ के चलोगे तो आपको शायद ये क्लियर हो।
लाइक सी, अगर किसी कंपनी ने या किसी भी बिजनेसमैन ने, कोई कंपनी है, चलो कंपनी ए, उसने 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया था, उसका बिजनेस था, उसको 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। अब क्वेश्चन में तो हमको गिवन नहीं है कि प्रॉफिट कितना है, ये तो हमने देख लिया। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि प्रॉफिट कितना है, अब ये 6,000 का वो कर क्या सकता है? या तो वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देगा एज डिविडेंड, ठीक है, क्या हो सकता है इस प्रॉफिट का? या तो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके लिए काम कर, जो उसके मेंबर्स हैं, उनको बांट देगा, डिविडेंड दे देगा, या उस प्रॉफिट में से टैक्स भरेगा जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उसको, या इस प्रॉफिट को वो ऐसे ही रहने देगा जिसको हम बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब उसने इसका कुछ नहीं किया होगा, इसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। यही 3 चीज़ें हैं जो वो कर सकता है अपने प्रॉफिट के साथ। सो अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो उसका ये 3 चीज़ें गिवन होगी। अब इन 3 चीज़ों को जोड़कर आपको ये बता दिया जाएगा कि उसने डिविडेंड कितना दिया। मान लो हमने आपको ये क्वेश्चन में 6,000 ना देकर वो क्वेश्चन में बता रहे हैं कि उस पर्सन ने डिविडेंड दिया 1,000 का, उसने टैक्स भरा 2,000 का, और उसने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखा 3,000 का। सो फिर उसको, उसके पास शुरुआत में प्रॉफिट कितना होगा? 3,000, 2,000, 1,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 6,000। तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो ये 3 चीज़ें गिवन होंगी, इनको ऐड अप करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्रॉफिट जो है वो कैसे निकल सकता है। डिविडेंड जो हम अपने शेयर होल्डर को देते हैं, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड करके। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि हम इनकम मेथड से कैसे निकाल सकते हैं नेशनल इनकम। आपको पहले ये गिवन है, देखो, कैलकुलेट NDPFC, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम। अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक इनकम पूछी हो या अकेली डोमेस्टिक इनकम भी पूछी हो तो ये समझ लेना है कि आपको क्वेश्चन में NDPFC पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपको गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस 9,000, सब्सिडीज 1,800, डेप्रीसिएशन 1,700, मिक्स इनकम 28,000, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -300, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है 24,000। अगर हमने अभी पढ़ा है कि जब हम इनकम मेथड लगाते हैं तो उसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। अब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास, देखो, मिक्स इनकम गिवन है 28,000, हमने मिक्स इनकम लिख दी 28,000। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस, नेक्स्ट हमारे पास देख सकते हो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 10,000, वो भी ले लिया 10,000। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन थी, वो भी ले लिया। तीनों चीज़ों को जोड़कर जो आया उसको हम बोलेंगे NDPFC। इसी को ही नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, इसी को ही नेट डोमेस्टिक इनकम, NDPFC को ही नेट डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है। ये हमारी आ गई NDPFC 62,000। अगर इसी से हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे? NDPFC को कन्वर्ट करना NNPFC में, क्योंकि नेशनल इनकम किसका एग्रीगेट होता है? NNPFC का। यहाँ पे नेट है, यहाँ पे नेट है, यहाँ पे D है, यहाँ पे N है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखा, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी वही नेगेटिव में थी, करना तो हमें प्लस था, लेकिन वो इनकम ही अगर नेगेटिव में हो तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। और आंसर कितना आ गया हमारा? 61,700। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ना देकर आपको अलग अलग दिया हुआ है। देखो यहाँ पे वेजेस दी हैं 10,000 की, ठीक है, और उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी गिवन है आपको, ठीक है। अगर हम देखें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये जो आपको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रखा है ये दिया हुआ है यहाँ पे बाय एम्प्लॉय। अगर ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर होता तो हम इसको ऐड कर लेते,
लेकिन क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। याद रखना, अगर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है तो ही उसको लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एम्प्लॉय की तरफ से गिवन है, वो हमने ऐड नहीं करना। एम्प्लॉय तो हम खुद हैं, हम अपने लिए चाहे जो मर्जी ऐड करते रहे, वो थोड़ी हमारी इनकम बनेगी। सो हमने क्या किया, पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ली। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हमने अकेली क्या ली, वेजेस। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर होता तो इसको भी ले लेते, लेकिन अभी वेजेस लिए और वेजेस कितनी है हमारी 10,000 की। नेक्स्ट हमने निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस किन चीज़ों को जोड़ के बनता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट गिवन है 5,000 का, इंटरेस्ट गिवन है 400 का, वो भी ले लिया। प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट डायरेक्टली तो क्वेश्चन में है नहीं, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट कहीं भी नहीं गिवन। तो हमें प्रॉफिट जोड़ने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए 3 चीज़ों को ऐड करना पड़ा, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेट प्रॉफिट, टैक्स। सो देखो यहाँ पर क्या है, डिविडेंड गिवन है हमें 3,000 का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है हमें 200 का, और कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स गिवन है हमें 400 का। इनको हमने ऐड कर दिया और हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3600। ओके, नाउ हमारे पास रह गया ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना। कैसे आएगा, रेंट ले लो 5,000 का, इंटरेस्ट ले लिया 400 का, और प्रॉफिट कितना आया हमारा 3600 का, वो ले लिया। तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पर 9,000। हमारी मिक्स इनकम कितनी है, मिक्स इनकम है हमारी 400 की। सो हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आया 10,000, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस अब भी हमने निकाला, वो आया हमारे पास 9,000। उसके बाद मिक्स इनकम कितनी आ गई हमारी 400। सो ये तीनों को जोड़कर हमारी डोमेस्टिक इनकम, या जिसको हम NDPFC भी बोलते हैं, वो आ जाएगा। सो वही हमने निकालनी थी। अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम पूछा हो या NDPFC पूछा हो, सो वो इसी फॉर्मूले से डायरेक्टली आ सकता है। नेक्स्ट, इसी को हमने कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम आ गई, डोमेस्टिक इनकम तो ऑलरेडी गिवन है NDPFC, उसी को आपने कन्वर्ट करना है NNPFC में। सो फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है। सो आपके पास डोमेस्टिक इनकम आई थी 19,400, उसमें आप ऐड करोगे 1,000 और आपके पास आंसर आ जाएगा 20,400। अब इसको एक बार दोबारा से समझ लो। जब भी आपको नेशनल इनकम निकालनी है, सबसे पहले अगर आपको इनकम मेथड का सारा कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखोगे आपको गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन में आपको वेजेस दे रखी हैं, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उस क्वेश्चन में आपको इनकम मेथड ही लगाना पड़ेगा। उसी के बाद आप नेशनल इनकम लगा सकते हो, निकाल सकते हो। सो अगर आपको सबसे पहले आप देखोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में अगर वेजेस गिवन है, सैलरीज गिवन है, वो ले लो। अगर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से होगी तो लेनी है, अगर एम्प्लॉय की तरफ से है फिर नहीं लेनी। ये हो गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, रेंट की, इंटरेस्ट की और प्रॉफिट की। ये रेंट गिवन था, इंटरेस्ट गिवन था, लेकिन प्रॉफिट गिवन नहीं था। सो प्रॉफिट के लिए हमें 3 चीज़ों को जोड़ना पड़ा जो क्वेश्चन में ही गिवन थी। उनको जोड़कर हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब ये सारा ऐडअप करके ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन में मिक्स इनकम गिवन हो तो आपने ले लेनी है। अगर आपको क्वेश्चन में ही मिक्स इनकम नहीं दी हुई तो उसको कुछ भी एज्यूम नहीं करना, उसको आप 0 भी ले सकते हो। अब इन 3 चीज़ों को जोड़कर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है और जो मिक्स इनकम है, तीनों को जोड़कर जो आंसर आता है उसको बोला जाता है, जो एग्रीगेट आता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम या NDPFC। ये आ गई हमारे पास। इसमें ऐसे अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे तो आपके पास वो इनकम कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेशनल इनकम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे बाकी सभी क्वेश्चंस में से। इसमें देखो आपको गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 300, इनडायरेक्ट टैक्सेस 200, कंपनसेशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। सो आपको डेप्रिसिएशन गिवन है 100, सब्सिडीज़ गिवन है 50 की, और GDP MP गिवन है आपको 600 की।
अब इसको देखो, यहाँ पर आपको कोई एनडीपीएफसी नहीं पूछी हुई, यहाँ पर आपको नेशनल इनकम नहीं पूछ रहे हैं, आपको वो पूछ रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, ऑपरेटिंग सरप्लस का आंसर फाइंड करो। सो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है, जब क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, फाइंड करना है, तो वो तो जो जिस मेथड से आता है वो तो ये होगा COE प्लस मिक्स इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, उसका आंसर तो होता है एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में गिवन है आपको GDP-MP, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको क्वेश्चन में GDP-MP गिवन था 600, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा NDP-FC में। सो GDP-MP को सबसे पहले कन्वर्ट करो NDP-FC में। वो कैसे कर सकते हैं, ये ग्रॉस है, ये नेट है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें माइनस करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन। सो ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपके पास 600 था, उसमें से आपने 100 की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे, माइनस करोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, प्लस करोगे सब्सिडीज को। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए, वो थे 200 के, प्लस की सब्सिडी वो थी 50 की। सो हमारा GDP-MP कन्वर्ट हो गया और वो आ गया। अब हमारे पास जो आंसर आया वो आ जाएगा NDP-FC। अब NDP-FC किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस मिक्स इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस का। यहाँ पे उसका आंसर लिखा 350, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्वेश्चन में गिवन था 300, लिख दिया यहाँ पे। मिक्स इनकम हमारे पास 0 की, अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो मिक्स इनकम को आप 0 ले सकते हो, तो यहाँ पे हमने मिक्स इनकम ले ली 0। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम x मानते हैं, 350 माइनस 300, हमारे पास 50 जो है वो आंसर आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस का। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है हाउ कैन वी कैलकुलेट। अब ये देखेंगे इसमें क्या डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कंपोनेंट दिए हैं जो अगर आपको क्वेश्चन में दिए होंगे तो आपने उनको अवॉइड करना है, उनको आपने इंक्लूड नहीं करना, वो सिर्फ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए होते हैं। लाइक यहाँ पे हमने NNP-FC निकालनी थी। अब NNP-FC किसका कंपोनेंट है, सोचो, ये होता है नेशनल इनकम का। सो इन शॉर्ट फॉर्म हमने क्वेश्चन में नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। नेशनल इनकम फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें दे दिया नेशनल डेट इंटरेस्ट, देख सकते हो आप, ये आपको गिवन है नेशनल डेट इंटरेस्ट 60। याद रखना, अगर क्वेश्चन में नेशनल डेट इंटरेस्ट गिवन हो, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, ये वो इंटरेस्ट है जो गवर्नमेंट पे करती है, तो इसको आपने इग्नोर करना है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में नेशनल डेट इंटरेस्ट गिवन है तो उसको आप इग्नोर करोगे, उसको आप नहीं लोगे। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा जिसके साथ ये वर्ड नेशनल डेट ना हो, उसको आपने लेना होगा क्वेश्चन में। सो ये आपने इग्नोर करके चलना है। वेजेस एंड सैलरीज किसका पार्ट होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज पार्ट है हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। सो हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वेजेस एंड सैलरीज लेना है, और उसके बाद आपको रॉयल्टी गिवन है, रेंट गिवन है। अगर क्वेश्चन में नेट करंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड गिवन हो, ये भी आपने इग्नोर करने हैं। ये कुछ पॉइंट है जो अगर आपको क्वेश्चन में दिए भी हों तो भी आपके काम के नहीं। नेक्स्ट इंटरेस्ट, ये तो हम लेंगे। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशन की है तो वो हमने इंक्लूड करनी है। लेकिन अगर यही सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता खुद, तो वो हम नहीं लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, इसको हमने इग्नोर करना है, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया वो हमने ले लेना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट 300 का, वो भी हम लेंगे। उसके बाद गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये बाद में लिया जाएगा। सो सबसे पहले हम NDP-FC निकालेंगे। NDP-FC कैसे आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस मिक्स इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे आएगा, वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की लेनी है आपने। वेजेस एंड सैलरी 600 की, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 100 का, तो टोटल आ गया हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको मिक्स इनकम नहीं गिवन। सो जब भी क्वेश्चन में मिक्स इनकम ना हो तो आपने क्या करना है, उसको 0 कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें चाहिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी भी अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो वो भी आपने ले लेनी है। इन सभी को ऐड अप करने के बाद
जो आपके पास देखो यहाँ पे रेंट था 100 का, रॉयल्टी थी 100 की, इंटरेस्ट 300 का था हमारे पास, ये वाला इंटरेस्ट लेना है, ये हमने इग्नोर करना है। और जो हमारे प्रॉफिट थे, प्रॉफिट हम देख सकते हैं 300 के थे। सारा कुछ करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 800 का। सो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि अगर हमारे पास NDPFC आएगी तो वो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ गई थी, वो सी 700, वो हमने ले ली यहाँ पर। और जो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आया वो हमने ले लिया, तो हमारे पास टोटल करके NDPFC आ जाएगा। अभी अगर हमने क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालनी हो तो नेशनल इनकम कैसे आएगी। आपके पास NDPFC आया हुआ है 1500 का, इसको आप क्या करोगे, जो आपको नेट फैक्टर इनकम आपने पे की है, यहाँ पे फ्रॉम नहीं है, हमको पे किया है हमने, तो वो आपने माइनस कर देनी, आपके पास आंसर आ जाएगा NNPFC, उसी को हम अपनी नेशनल इनकम बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई इनकम मेथड लगा रहे हो, यूज़ कर रहे हो इनकम मेथड, तो कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो आपको पहले सोचनी पड़ती हैं, फिर आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। इन प्रिकॉशंस में सबसे पहली प्रिकॉशन है कि कोई भी ट्रांसफ़र अर्निंग आपने यहाँ पे नहीं लेनी है। ट्रांसफ़र अर्निंग हमने पहले भी डिस्कस की है क्या होती है। जैसे अगर आपको बाहर से कोई गिफ्ट आ रहा है तो वो आपकी इनकम नहीं है। अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है वो आपकी इनकम नहीं है। या फिर आपको ओल्ड एज पेंशन जो होती है गवर्नमेंट देती है, वो सारी चीज़ें जो आपको बिना किसी सर्विस किए हुए मिलती हैं वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं करनी होती है। दिस आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप किसी ने कोई इनकम इलीगल एक्टिविटीज़ से अर्न की है, लाइक गैम्बलिंग से अर्न की है, तो वो भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड अप नहीं होगी, उसको भी इग्नोर करके चलना है। अगर कोई पर्सन कमीशन अर्न करता है ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, उसको इंक्लूड कर सकते हैं नेशनल इनकम में। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर किसी को विंडफॉल गेन्स से कोई इनकम हो जाए। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं। विंडफॉल गेन्स लाइक जो आपको सडनली हो जाते हैं, मतलब लाइक किसी को लॉटरी जो है वो लग जाए, सो उसको सडनली जो पैसा आएगा उसको हम बोलेंगे विंडफॉल गेन। ऐसे पैसे जो होते हैं वो किसी भी सो विंडफॉल गेन्स जैसे जो पैसे होते हैं वो कभी भी वैल्यू को जनरेट नहीं करते, उससे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती, वो तो सडनली किसी का लक होगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। इन तरह के गेन्स को आपने अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड अप नहीं करना होता, ये आपने नहीं लेने हैं। सो अब तक हमने क्या किया, ना तो हमने कोई ट्रांसफ़र अर्निंग लेनी है। ट्रांसफ़र अर्निंग मतलब जिसके लिए हम कोई भी फैक्टर सर्विस नहीं देते, हमें ऐसे ही अर्न हो जाती है, वो नहीं लेनी। ना ही हमने कोई इलीगल एक्टिविटी से अगर कोई इनकम आ रही हो, लाइक गैम्बलिंग से, कोई थेफ्ट से किसी को इनकम हो रही है, वो नहीं लेना। अगर किसी ने कोई कमीशन अर्न की है ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, वो ले सकते हैं, फर्स्ट हैंड भी ले सकते हैं, सेकेंड हैंड गुड पे भी ले सकते हैं। अगर विंडफॉल गेन्स हो रहे हो, लाइक लॉटरी निकल आए या कुछ ऐसा, वो भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आता, क्योंकि इससे कोई वैल्यू जनरेट नहीं होती है, इससे किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प नहीं होती, कुछ नहीं होता। दिस गेन्स आर जस्ट मेंट बाय योर लक, ये आपको लक से मिलते हैं और कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन। अगर आपके पास रेंटल इनकम आती है, लाइक आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें से आपको रेंट आ रहा है, वो तो आपने इसमें इंक्लूड करना ही करना है नेशनल इनकम में। लेकिन जिस घर में आप रह रहे हो उसका भी कुछ रेंट होगा, वो आपको चाहे आपको मिल नहीं रहा क्योंकि आप उसमें रहते हो, पर उसकी एक वैल्यू तो होगी। अगर उसमें आप ना रहते और आपको वो रेंट आता, आपने किसी को उस घर पे किराए पे रखा होता, तो आपको कितना रेंट आता, वो भी जब आप अपनी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करोगे तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। इसको बोला जाता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। ऐसा घर जिसमें ओनर रह रहा है, चाहे उसको उसका रेंट ना आए, पर उसने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के टाइम उसको भी कंसीडर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि अगर आप कोई पर्सन सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है शेयर्स की, डिबेंचर्स की, उस पर उसको जो ब्रोकरेज मिलती है, जो कमीशन मिलती है, वो सारी उसने इसमें भी कैलकुलेशन में, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड अप करनी होती है। सो ये सारी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में यूज़ होती हैं जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी रह गई थी, वो ये थी कि मिक्स इनकम होती क्या है।
लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने डिस्कस कर लिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मीनिंग होता है जो एम्प्लॉयज़ को इनकम होगी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब जो आपने, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है वहाँ से आपको जितना पैसा आ रहा है, या जो आपका बिजनेस है वहाँ से आपको कितना पैसा आ रहा है, वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएगा। मिक्स इनकम का क्या मतलब है? मिक्स इनकम का मतलब है जो छोटे लोग मतलब जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं उनकी जो इनकम होती है, शॉपकीपर्स होते हैं उनकी जो इनकम होती है, वो हम मिक्स इनकम में जो है इंक्लूड करते हैं। इसको मिक्स इनकम में पार्ट बनाया जाता है। तो एम्प्लॉयज़ की इनकम यहाँ पे आ जाती है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी है, बड़ा बिजनेस है, उसकी जो इनकम होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इन तीनों को जोड़कर हमारे पास NDPFC आ जाएगा। So this is it for our chapter, for our topic income method. Next we will be doing expenditure method numerical.